Hello everyone, welcome to Simran IAS Academy. Today we will discuss about the new bill which has been released by the Government of India. The title of the bill is Marine Aids to Navigation Bill 2021. So it is useful for both UPSC, CSC prelims and mains. First we will see the background, like why this bill is introduced. Okay, so the Government of India has recently introduced a bill in the Rajya Sabha to replace a 9 decade old लॉ. सो एक 90 ईयर्स पुराना एक लॉ था मैरीन नेविगेशन से रिलेटेड, उसको रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट जो है ये मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 लेके आई है राज्यसभा के अंदर. ठीक है, तो इससे क्या होगा, दिस बिल पेव्स द वे फॉर शिफ्टिंग फ्रॉम लाइट हाउसेस टू मॉडर्न एड्स फॉर मैरीन नेविगेशन. ओके, सो अभी तक क्या होता है कि आप इस फिगर में जैसे देख सकते हैं इस स्लाइड में कि अभी तक ये इस तरीके से जो है कुछ लाइट हाउसेस यूज होते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए. ठीक है, जैसे कि सी विजिलेंस के लिए, और जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड है या फिर इंडियन नेवी है उनको विजिलेंस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी अपनी इंश्योर हो सके. अभी तक ये जो है लाइट हाउसेस यूज करते हैं जो डिफरेंट एजेंसीज हैं. तो अब इस बिल के जो ये आया है मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021, इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या होगा कि हम जो है मॉडर्न जो एड्स हैं मैरीन नेविगेशन के लिए, जो कि ऐसे कुछ दिखते हैं, हम उनका यूज कर पाएंगे इंस्टेड ऑफ लाइट हाउस नेविगेशन. ओके, तो ये जो सिस्टम है मॉडर्न एड्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस सिस्टम्स हैं, और इससे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगी, क्योंकि जो सी विजिलेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बोथ फॉर ट्रेड पर्पजेज, बोथ फॉर इकोनॉमिक पर्पजेज, एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द नेशनल सिक्योरिटी एंड सवर्निटी ऑफ इंडिया. बिकॉज हमें पता है कि 26/11 जब हुआ था तो सी रूट के थ्रू ही टेररिस्ट इंडिया में एंटर हुए थे, तो वो उस वजह से भी टेररिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए और इंडिया की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने के लिए, जैसे कि क्राइम्स बहुत सारे हैं, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, स्मगलिंग हो गया, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ये सारे क्राइम्स भी उसी के थ्रू होते हैं, मैरीन रूट के थ्रू होते हैं. तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए ये बिल जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी था. अब इस बिल के कुछ की फीचर्स हम देख लेते हैं. ठीक है, तो ये रिपेल करता है दिस बिल मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021. दिस रिपेल्स द लाइट हाउस एक्ट 1927. सो देखो कितना पुराना एक एक्ट था, लाइट हाउस एक्ट 1927 का, ये ब्रिटिश टाइम का ये एक्ट था, उसको रिप्लेस करा इस बिल ने. और ये क्या करता है, इट सीक्स टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एड्स टू नेविगेशन इन इंडिया. सो बेसिकली बस यही याद रखना है कि मॉडर्न जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं, मॉडर्न एड्स टू नेविगेशन, मॉडर्न एड्स फॉर मैरीन नेविगेशन, टू यूज दोज इन इंडिया, दिस बिल हैज बीन ब्रॉट आउट. तो जब वो उनको हम यूज करेंगे तो उसका डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट भी हमें देखना ही पड़ेगा. तो बस ये जो बिल है वो उसके लिए भी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो ये अप्लाई होता है, दिस बिल अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एंड कवर्स ऑल द मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया. ठीक है, तो जो पूरा इंडिया है, ऊपर कन्याकुमारी से लेके नीचे नीचे जो है नीचे जो है कन्याकुमारी से लेके ऊपर कश्मीर तक, और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स तक, जितने भी जो मैरीटाइम जोन्स हैं इंडिया के और जितनी भी इंडियन टेरिटरी है उस सब में ये जो है कवर होता है. ठीक है, उस सबको कवर करता है. और इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एड्स टू नेविगेशन. अभी तक कोई जो है डेफिनेशन प्रोवाइडेड नहीं थी लाइट हाउस एक्ट 1927 के अंदर. तो ये जो एड टू नेविगेशन है, जो नेविगेशन के अंदर जो ये एड्स यूज होते हैं उसको एक डेफिनेशन भी ये बिल प्रोवाइड करता है. ठीक है, और दिस बिल empowers the central government to appoint a director general of aids to navigation. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एम्पावर्ड है इस बिल के अंदर कि वो अपॉइंट कर सकती है एक डायरेक्टर जनरल ऑफ एड्स टू नेविगेशन. ठीक है, तो जो एड्स टू नेविगेशन है उसको अपना जो है ओवरव्यू उसका करने के लिए, उसको जो है ओवरऑल उसको एनालाइज करने के लिए और उसका जो है पूरा ध्यान रखने के लिए एक डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट. तो प्रीलिम्स में ऐसे एक स्टेटमेंट बन सकता है कि दिस बिल एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू अपॉइंट अ डायरेक्टर जनरल ऑफ एड्स टू नेविगेशन. तो उस केस में वो जो स्टेटमेंट होगा वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है टू अपॉइंट अ डायरेक्टर जनरल ऑफ एड्स टू नेविगेशन, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, सो नेक्स्ट क्या है कि इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट अ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी ऑल्सो. तो एक यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेंट्रल
एडवाइजरी कमेटी भी बना सकती है। वो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी क्या करेगी, वो जो भी मॉडर्न एड्स टू नेविगेशन है उसके ऊपर अपनी एडवाइस देगी, ठीक है, और उसके ऊपर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस एडवाइस के बेसिस पर जो है न्यू डिसीजंस ले सकती है कि कौन से मॉडर्न जो एड्स टू नेविगेशन है वो इंडिया को कौन से नए यूज करने चाहिए। अब ये जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है ये अपनी स्टडीज कंडक्ट करेगी, दूसरे जो नेशंस हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके जो मॉडर्न एड्स टू नेविगेशन वो यूज करने हैं उसको भी एनालाइज करके अपनी जो ये कमेटी है ये एक रिपोर्ट देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसके बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट फिर फाइनल कॉल लेगी विद द हेल्प ऑफ विद द ओवरव्यू ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एड्स टू नेविगेशन। ओके, सो ये जो बिल है ये मैंडेट करता है ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन बिफोर ऑपरेटिंग एनी फॉर्म ऑफ एड्स टू नेविगेशन, चाहे कोई भी तरीके का एड टू नेविगेशन हो, जो भी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए नेविगेशन के लिए यूज हो रहा है अगर कोई एड, तो उसको जो भी ऑपरेट कर रहा है उसको ये मैंडेट करता है कि उसके पास पूरी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई उसके पास ना ही ट्रेंड है और ना ही उसके पास कोई सर्टिफिकेट है और वो तब भी जो है जो अपने ये एड्स टू नेविगेशन है इनको ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि उससे जो है उसकी जान को भी खतरा है और जो इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, क्योंकि जो ये मैरीटाइम रूट है, जो मैरीन रूट है, इससे बहुत सारी चीजें लिंक्ड है, क्योंकि टेररिज्म जो थ्रेट्स हैं वो भी इससे लिंक्ड है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, स्मगलिंग है, और दूसरा अपने जो ट्रेड और इकोनॉमिक जो अपने इश्यूज हैं, क्योंकि इंडिया की 90% से ज्यादा ट्रेड मैरीन रूट के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये मैरीन जो रूट है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए यूएनएससी के अंदर इस बार हमने देखा है कि पहली बार फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज एड्रेस्ड द यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो है क्या प्रोमिनेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, ठीक है, कि पहली बार इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाके वहां पे एक अपना रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, जो कि अभी तक वो रिप्रेजेंटेशन केवल कोई मिनिस्टर या फिर कोई जो सेक्रेटरी थे वही करते थे, ठीक है। पहली बार प्राइम मिनिस्टर ने जाके यूएनएससी जो मीटिंग हुई है सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर उसको एड्रेस किया है। तो इससे हम जो है ये हमें पता चलता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, अलग अलग रीजंस की वजह से, ठीक है। और ये जो मैरीन एड्स टू मॉडर्न एड्स टू नेविगेशन जो ये बिल है, इसके अंदर क्या है कि प्रोविजन है फॉर सर्टेन ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज एज वेल इन केस ऑफ एनी वायलेशन। तो अगर कोई बंदा है कि वो बिना ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के मान लीजिए ऑपरेट कर रहा है किसी एड टू नेविगेशन को, या फिर वो किसी इस बिल के अंदर जितने भी जो प्रोविजंस हैं उसको अगर वो वायलेट कर रहा है तो उसके ऊपर उसको जो है पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, और उसके बाद उसके ऊपर जो है उसको जो है इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये जो नया जो लॉ आया है इसकी जो है जरूरत क्यों थी। तो द न्यू नीड फॉर ए न्यू लॉ ऑन दिस मैटर हैज बीन नेसेसिटेटेड टू प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क व्हिच रिफ्लेक्ट्स द मॉडर्न रोल ऑफ मैरीन एड्स टू नेविगेशन। क्योंकि जैसा हमने देखा जो पुराना एक्ट था, लाइट हाउस एक्ट जो था वो 1927 का था, 90 ईयर्स पुराना वो एक्ट था। तो 90 ईयर्स के अंदर बहुत ज्यादा जो है जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो चुका है, इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो चेंज हो चुकी है, और जो टेररिज्म जो थ्रेट्स हैं वो चेंज हो चुके हैं, और जो अपने जो स्मगलिंग है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो चुकी है, और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे रिलेटेड इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो चुके हैं। और चाइना जैसे कंट्रीज जो है वो अपने मैरीन रूट के ऊपर अपना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है मैरीटाइम जो अपना सिक्योरिटी है और जो मैरीन जो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको इंडिया को बहुत ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है। इसीलिए जो मॉडर्न जो अपने नेविगेशन है, एड्स टू नेविगेशन है, उसका यूज़ हमें करने की ज़रूरत है इंस्टेड ऑफ लाइट हाउसेज, क्योंकि अगर हम उनका यूज़ करेंगे तभी हम अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएंगे, और हम तभी जो है बेहतर तरीके से अपनी जो मैरीन इंटरेस्ट है और जो ओवरऑल इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल अपने जो इंटरेस्ट है, अपनी जो सॉवरेनिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और इंडिया एज ए नेशन जो है डेवलप कर पाएगा। तो इसीलिए इसको जो है बिल्कुल आना जरूरी था। ऑल्सो दिस न्यू लॉ विल हेल्प इंडिया टू बेटर कंप्लाई विद मैनी इंटरनेशनल मैरीटाइम कन्वेंशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो यूएन क्लॉज है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी,
तो इसका जो है इंडिया बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसको फॉलो करता है, और इसकी जो भी प्रोविजंस है उसको इंडिया जो है अवॉइड करता है। तो इस लॉ के आने के बाद, जो ये बिल है इसके आने के बाद क्या होगा कि इंडिया और ज्यादा बेहतर तरीके से यूएन क्लॉज के साथ अवॉइड कर पाएगा, यूएन क्लॉज के प्रोविजंस को इंडिया जो है और ज्यादा बेहतर तरीके से उनको जो है फॉलो कर पाएगा। तो इसलिए भी ये जो है लॉ जरूरी था। अब देख लेते हैं इस जो नया लॉ आया है इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, ये हेल्प करेगा टू इम्प्रूव द लीगल फ्रेमवर्क फॉर मैटर्स रिलेटेड टू एड्स टू नेविगेशन एंड वेसल ट्रैफिक सर्विसेज। तो अभी तक क्या होता था, जो ये लाइट हाउस एक्ट 1927 था, इसके अंदर जो लीगल फ्रेमवर्क था वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। तो मान लीजिए किसी कंट्री के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया मैरीटाइम नेविगेशन को लेकर, या फिर जो एड्स टू नेविगेशन है इनको लेकर किसी कंट्री के साथ डिस्प्यूट हो गया, तो उसके जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए जो लीगल फ्रेमवर्क था वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। पर अब ये जो नया बिल आया है इसके अंदर जो लीगल फ्रेमवर्क है अपना रिलेटेड टू एड्स टू नेविगेशन और वेसल ट्रैफिक सर्विसेज, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू द प्रीवियस एक्ट। ठीक है, तो इससे जो अपना इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है इस इन मैटर्स को लेकर वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। ठीक है, तो इट विल ऑल्सो हेल्प टू एनहांस द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ शिपिंग। तो इससे क्या होगा कि जो शिपिंग है उसकी जो सेफ्टी और एफिशिएंसी है वो भी बहुत ज़्यादा एनहांस होगी, बिकॉज द शिपिंग इज basically it is the bedrock of all the economic activity that takes place. So the safety and efficiency of shipping has to be maintained at all times if India needs to enhance its global exports, and also to protect in order to protect the imports that India is incurring from other countries. It is very important to enhance the safety and efficiency of shipping. So when the modern aids to navigation will be used instead of the lighthouses, instead of the old lighthouses that were being used till now, so definitely and automatically the safety and efficiency of shipping will get improved. Okay, so also this bill will help in the skill development of population living, especially the coastal population, the population which lives in the coastal areas, which lives near the ports of India, as it has mandated a training and certification to operate any kind of aids to navigation. So इस bill के अंदर the training and navigation has been mandated to operate any kind of aids to navigation. So what this will do, it will automatically lead to the skill development of coastal population. Okay, so definitely the skill development of the Indian workforce will also improve, yeah, even by a small percentage. If it improves, then also it will be beneficial for the country as a whole in the long run. Okay, so this bill is also helpful in that. Okay, it will help in better marking of wreck in general waters to identify sunken stranded vessels for safe and efficient navigation. So till now, under the Lighthouses Act 1927, it was very difficult to identify some of the sunken and stranded vessels. Okay, so the, for example, a vessel has experienced a leakage of water, and the water has seeped in through it, and it has sunk into the sea. So with the help of the old lighthouses, the proper navigation was a bit difficult. If there was a sunken vessel in the sea, in the route which was taken by the new vessels. Okay, so when the use of the modern aids to navigation will be done, so it will be better able to identify the sunken vessels, and the navigation will be smoother, efficient and faster, also economical of the new with the help of the new aids to navigation when the navigation is done by the new vessels. Okay, so it will also help in developing lighthouses for the purpose of education, culture and tourism. Okay, so as the lighthouses have have to be replaced by the modern aids to navigation under this bill, so the existing lighthouses that had been used till now, they can be used for the education, culture and tourism, for promoting the education, culture and tourism. Okay, so the culture and tourism also can be developed with the help of the existing lighthouses. So this can also provide employment to a large number of formal and informal workforce of the country, and also to the gig workers. Okay, so it will automatically enhance the prospects of the Atmanirbhar Bharat, because more and more population of the country will work on their own
when the tourism and culture of the country is promoted. So this bill will definitely and indirectly help in improving that culture and tourism also by developing lighthouses as the sources of culture, tourism and education. Okay, so now this bill will also help in turn to tap the tourism potential of coastal regions and contribute to their economy. So as I told, when the lighthouses will be used for culture and tourism development, so automatically the tourism potential, that the footfall of the tourists in the coastal regions specifically will improve, and thus the coastal economy will enhance, and the per capita income of the people living in coastal areas will improve, and it is a virtuous cycle. Okay, so when the per capita income improves, so their spending on various items also improves, and their savings rate also improves. Okay, the savings rate and spending of the people improves. So when the spending rate improves, when the people, for example, when a person, for today the per capita income is, for example, rupees 100 per day, and after promoting the tourism and culture with the help of lighthouses in the coastal areas, the per capita income of coastal population increases to around rupees 150 a day, for example. So definitely the savings, both the savings and also the spending of the population will improve on a per capita basis. The coastal population will improve on a per capita basis. Okay, so now as compared to the previous level, the coastal population will spend more. This means the money will exchange hands at a faster rate and for a greater number of times as compared to the earlier period. Okay, so when the money exchanges hands for a greater number of times, so what will happen, the money multiplier effect will enhance, and automatically the tax prospects of the government will improve. And when the tax prospects of the government improves, the government will be better able to spend, to enhance their spending on both critical and non-critical infrastructure of the entire country and the coastal population specifically. The government will be able to better enhance their expenditure on health, education, sanitation, housing, and digital infrastructure, financial infrastructure, and all this will automatically lead to better enhancing the ease of living of the population, and thus the government's motto of sabka saath, sabka vikas and sabka vishwas will definitely be achieved with the help of this law. Okay, so this is a virtuous cycle, which is a virtuous cycle. You can use this this type of virtual cycle example in the mains exam. Okay, by drawing a flow chart. This will help in all types of questions where the economy is benefited. When the economy benefits, the per capita income of the population increases, and when the per capita income increases, the savings rate and the spending rate, they are both also increase, and when the savings rate and the spending rate increase, the money multiplier effect enhances, because the money exchanges hands for a greater number of times as compared to the previous period. And when the money multiplier effect enhances and the money exchanges hands for a greater number of times, the tax prospects of the government also increases, both the indirect tax, that is the GST, and the direct tax, that is the income tax, etc., also increases, and in turn the government's ability to spend on critical and non-critical infrastructure, to spend on the rupees 102 lakh crore national infrastructure pipeline, also definitely automatically increases, and this in turn helps to enhance the ease of living of the population, and it finally helps to achieve the motto of sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas. So this type of virtuous cycle you can represent with the help of a flow chart in the mains exam. This will definitely help you to boost your marks. Okay, so now hence this is what is it is mentioned, hence this bill will indirectly help to further boost the prospects of Atmanirbhar Bharat and help India reach the mark of a $5 trillion economy by 2024. So with the help of this bill, as I told, the economic prospects will improve, because it will help it will have both direct and indirect benefits. What will be the direct benefits? When the modern aids to navigation is used, so the shipping will be more efficient, more economical, and more faster. The shipping time will get reduced, and the shipping costs will also get reduced. Shipping will be both efficient and faster. So with the help of that, the India's exports can become higher, and India's imports
विल बिकम मोर एफिशिएंट, ठीक है, उसमें जो कॉस्ट है अपनी शिपिंग की वो हम रिड्यूस कर सकते हैं. सो द इकोनॉमी विल बेनिफिट फ्रॉम दैट इन अ डायरेक्ट मैनर, एंड ऑल्सो द स्मगलिंग, द केसेस ऑफ स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग and terrorism threats can be reduced, which will help to the economy directly, both directly and indirectly. And when the lighthouses, current lighthouses can be will be used for cultural and tourism purposes, the tourist spots of the cultural area, of the coastal areas will improve, and this will help to improve the economy of the coastal areas and the country at large in an indirect manner. Okay, so this bill has both direct and indirect benefits, and all this will help to further boost the prospects of an Atmanirbhar Bharat, and all this ultimately helps India to reach the mark of a $5 trillion economy by 2024. So I hope that the explanation of this bill will help you to tackle any kind of question which is asked in both UPSC, CSC prelims and mains from this topic. So thank you for watching the lesson. Have a nice day.